नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके BNK 24 यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत साथियों, आपका आज तय करेगा कि कल आप कहाँ रहोगे। आपका आज के किए गए निर्णय व प्रयास ही आपके भविष्य की नींव रखते हैं। इसलिए सकारात्मक सोच के साथ निरंतर सही दिशा में प्रयास करते रहें, अपने आप को अपग्रेड करते रहें, पढ़ते रहें। साथियों, आज शेयर बाजार गिरा ट्रेड वार के चलते। ट्रेड वार जैसा कि आपने 1 फरवरी को मतलब शनिवार को ही मैंने अपने यूट्यूब पे चैनल पे बता दिया था कि अमेरिका ने मेक्सिको और कनाडा के ऊपर 25% का टैरिफ लगा दिया है और चाइना के ऊपर 10% का टैरिफ लगा दिया है। लेकिन अब हुआ क्या? देखो साथियों, अब ये हुआ कि जो मेक्सिको है और जो कनाडा है, उन लोगों ने भी रिवर्स टैरिफ लगा दिया है। तो इससे कहीं ना कहीं जो व्यापार है, जो ट्रेड है, वो प्रभावित होगी। मतलब इसे एक तरह से ट्रेड वार कहा जा सकता है कि आप हम पे टैरिफ लगा दिए, हम आप पे टैरिफ लगा देंगे। तो इससे होगा क्या कि वहाँ पे महंगाई बढ़ जाएगी। और महंगाई क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि आपने हम पे टैरिफ लगाया, हमने आप पे टैरिफ लगा दिया। देखो, अमेरिका ने कनाडा और मेक्सिको के साथ में एक संधि कर रखी थी जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कहलाती थी कि आप हम पे कोई टैरिफ मत लगाना और हम आप पे कोई टैरिफ नहीं लगाएंगे। लेकिन हुआ क्या, इसका गलत उपयोग हो गया। गलत उपयोग किसने कर लिया? जो मेक्सिको है, जो चाइना की जो कंपनियां हैं, वो मेक्सिको में जाके फैक्ट्रियाँ डाल ली और वहाँ पे क्योंकि जो कुछ मतलब डंकी रूट से जाने वाले कुछ लेबर, उन्हें चीप रेंज में लेबर वहाँ मिल गई और वहाँ कुछ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाली, वहाँ फैक्ट्री से माल बनाया और वो माल ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत यूएसए में दे रहे थे। तो इससे नुकसान यूएसए की कंपनियों को हो रहा था, क्योंकि अगर वही सामान अमेरिका में तो ज़्यादा महंगा है और वही सामान मेक्सिको और कनाडा में सस्ता है, तो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि एक काम करो, हम इन पर टैरिफ लगा देते हैं। अब उन्होंने भी टैरिफ लगा दिया। साथियों, $2.1 ट्रिलियन की ट्रेड है इन दोनों देशों के साथ में अमेरिका की। मतलब आप ये समझ रहे हो कि एक तरह से ट्रेड वार में इसको क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि $2.1 ट्रिलियन का व्यापार अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको से करता है, चाहे वो किसी भी रास्ते से करें। अब अगर ये इनके ऊपर टैरिफ लगा देंगे तो कहीं ना कहीं अगर ये देखें अभी देखो, आप 1 महीना जो कनाडा के राष्ट्रपति हैं ट्रूडो, वो भी 1 महीना है तो वो शहीद की उपाधि तो पा लेंगे, क्योंकि उन्हें उनकी जो आम जनता लगेगा कि हाँ, देश के लिए उन्होंने कुछ किया है। रिवर्स टैरिफ लगाने से दिक्कत ये हो गई साथियों कि जो अमेरिका के शेयर बाजार थे, डाउ 500 पॉइंट, नैस्डैक 500 पॉइंट और S&P 500, ये सब लुढ़क के बंद हुए। तो मैं क्या बोल रहा था, पहले भी मैं अपनी वीडियो में बोला कि सेंटीमेंट की गिरावट बहुत भयंकर रहती है। सेंटीमेंट वहाँ से ख़राब आए तो हमारा गिफ्ट निफ्टी नीचे खुला। गिफ्ट निफ्टी खुला मतलब आप समझो कि रुपया रिकॉर्ड लो पे है, 87.30 पे खुला। $1 के मुकाबले रुपये की वैल्यू 87 रुपये 30 पैसे है आज का रिकॉर्ड लो पे। सोना चांदी वो भी अपने रिकॉर्ड स्तर पर चल रहे हैं अभी। साथियों देखो, भारत पे टैरिफ लगाएगा अगर, हालांकि वो लगाएगा नहीं क्योंकि भारत एक कंजप्शन देश है। भारत में अमेरिका के सामान जितने भी आते हैं ना, उससे हालांकि अमेरिका को घाटा ही होता है, पर भारत पे उतनी नज़र नहीं है जितनी उसकी नज़र चाइना पे और मेक्सिको और कनाडा पे थी। अब देखो, कहीं ना कहीं ये चीज़ तो आपको माननी पड़ेगी कि इस बार जो बजट आया, उस बजट में जो माहौल बिगाड़ा, वो बिगाड़ा है तुम्हारे रेलवे, डिफेंस, इंफ्रा, है ना, इस तरह के सेक्टरों ने। अगर सरकार ने किसी को बढ़ावा दिया इस बार रेल बजट में, तो कंजप्शन को बढ़ावा दिया। कंजप्शन मतलब अल्टीमेटली मिडिल क्लास के हाथ में पैसा आना चाहिए। अगर मिडिल क्लास के हाथ में पैसा आएगा तो उससे रिलेटेड जो कंपनियां हैं, उन कंपनियों के स्टॉक पे उसका फ़र्क पड़ेगा। जैसे आज इस इंफ्रा को देखते हुए अगर किसी स्टॉक की बात की जाए तो साथियों, जो डिफेंस से रिलेटेड स्टॉक हैं वे स्टॉक नहीं चले। तुम्हारा रेलवे से रिलेटेड स्टॉक हैं, उनमें बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं नज़र आया, है ना। डिफेंस से रिलेटेड अब जिनमें नज़र आया वे क्या हैं साथियों? एक तो है तुम्हारा रिटेल, चाहे तुम्हारा V2 रिटेल हो, चाहे तुम्हारा अडानी के भी कुछ स्टॉक मान सकते हैं इसमें। एक तुम्हारा FMCG प्रोडक्ट है, चाहे नेस्ले हो, चाहे तो ब्रिटानिया हुई, तुम्हारा FMCG में हिंदुस्तान यूनिलीवर हुई, टेक्सटाइल में रिलेटेड, क्योंकि टेक्सटाइल में सरकार ने बहुत कुछ दिया है इस बार, है ना। NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंस सर्विसेज। अब जो सबसे बड़ा इवेंट अगर देखा जाए साथियों, जो अभी शेयर बाज़ार को हिला सकता है, वो 5 तारीख को जो इलेक्शन है
दूसरा, शुक्रवार को जो मौद्रिक मॉनेटरी पॉलिसी की जो बैठक है उसमें जो नए गवर्नर साहब हैं, उन काफ़ी पुराने अनुभवी गवर्नर हैं, पर वो क्या देखते हैं, मतलब इस बार मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक में वो रेट कट करते हैं क्या, अपनी मॉनेटरी जो रेपो रेट है वो रेपो रेट स्थिर रखेंगे या रेपो रेट में कोई बदलाव करेंगे, ये मेन मुद्दा रहेगा जो पूरे बाज़ार को दशा और दिशा तय करेगा। ये है कि अब इतना परिस्थिति नहीं रही है, क्योंकि एफडीआई के घटने से, एफडीआई की जो पोजीशन घटी है, या जो तुम्हारा फिजिकल डेफिसिट, जो सरकार ने वित्तीय घाटा कंट्रोल करना के लिए बोला है कि हम फिजिकल डेफिसिट को कंट्रोल में करेंगे, उससे कहीं ना कहीं एफआईआई जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है ना, उनके लिए तो काफ़ी अच्छी है, क्योंकि वो यही चाहते हैं। अल्टीमेटली एफआईआई निकल क्यों रही है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इसलिए निकल रहे हैं कि जो वहाँ का डॉलर की बॉन्ड यील्ड है ना, अमेरिका की जो बॉन्ड यील्ड है ना, वो अभी लाइफ टाइम हाई पे है, डॉलर इंडेक्स बहुत लाइफ टाइम मजबूती पे चल रहा है, तो इसीलिए वो ये सोच रहे हैं कि यार यहाँ से अच्छा जब वहाँ हम गवर्नमेंट की कोई सिक्योरिटी खरीद लेते हैं, और गवर्नमेंट की सिक्योरिटी खरीद लेंगे तो उतना तो हमें तब भी मिल जाएगा बिना किसी रिस्क के, तो इसलिए उन्हें अभी भारत के बाज़ारों से ज़्यादा वहाँ के बाज़ार अच्छे लग रहे हैं, इसलिए एफआईआई यहाँ से निकाल रहे हैं। आज क्या आंकड़े आते हैं, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं उनके आंकड़े क्या आते हैं, लेकिन ये जो अभी बजट है, इस बजट में साथियों काफ़ी बढ़ा भी है। देखो, अगर 1947 से 1948 की बात करें, जो रेलवे है, रेलवे का जो कुल बजट हुआ करता था वो 14 करोड़ का हुआ करता था। इस बार जो रेलवे का बजट है साथियों 2.5 लाख करोड़ का बजट है। 2016 से पहले रेलवे बजट अलग आता था, रेल बजट अलग आता था, और जो आम बजट होता था वो अलग आता था। लेकिन वर्ष 2016 से तो भारत सरकार ने उन दोनों बजटों को एक कर दिया। क्यों कर दिया, उसके पीछे का सर फैक्ट समझ लो। फैक्ट ये है कि अब एक मंत्रालय रेलवे मंत्रालय है, तो एक आपका डिफेंस मंत्रालय है, एक तुम्हारा ट्रांसपोर्टेशन मंत्रालय है, मैंने तुम्हारा परिवहन मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, हर चीज़ का अलग अलग मंत्रालय बना है। तो ये तो आप किसी को पर्टिकुलर एक विभाग को ज़्यादा विशेष बनाने का दर्जा दे रहे हो, अगर आप रेल बजट को आम बजट से अलग लेके आते हो। तो ये हालांकि सिफारिश पे किया गया था, ये पहले कमेटी बनी, उस कमेटी ने पूरी चीज़ों को विश्लेषण किया, उसके बाद उसकी सिफारिश करी, फिर उसे बताया कि हाँ इसको आम बजट में शामिल कर दिया जाए, तब जाकर रेल बजट आम बजट में वर्ष 2016 में शामिल हुआ, और 2016 से रेल बजट और आम बजट दोनों एक साथ आने लगे। देखो अभी जो ज़्यादातर हमारे भारत के अंदर अगर इंजनों की बात करें साथियों, तो जो जितनी ट्रेनें हैं उन ट्रेनों में लगभग 15,000 के आसपास लोको इंजन है हमारे, उसमें अगर ज़्यादातर 13,000 के आसपास जो ट्रेनें हैं वे तो हैं पैसेंजर ट्रेन, और 8,000 के आसपास जो हैं वो हैं तुम्हारी मालगाड़ी। लेकिन भारत को अगर इस बात को जाने साथियों कि ज़्यादातर लाभ किससे होता है, तो लाभ पैसेंजर गाड़ियों से बिल्कुल भी नहीं होता। पैसेंजर जो गाड़ियाँ चलती हैं, चाहे वो एक्सप्रेस वे हों, चाहे वो दुरंतो हों, चाहे राजधानी हो, चाहे सुपरफास्ट हो, चाहे एक्सप्रेस हो, चाहे तुम्हारा वंदे भारत हो, इनसे बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं होता। मतलब होता है पर लेकिन ज़्यादा प्रॉफिट अगर किससे देखा जाए तो वो होता है मालगाड़ी से, क्योंकि इसीलिए भारत सरकार ने अभी नरेंद्र मोदी जी ने पिछले बजट में भी बोला था कि हम मालगाड़ी के लिए स्पेशल से एक लाइन रखेंगे, ताकि एक दूसरे की जो ढुलाई है उसमें प्रॉब्लम ना आए। पैसेंजर गाड़ी आ जाती है तो उसको फिर रोकना पड़ता है, तो वह गाड़ी निकालनी पड़ती है, तो ये गाड़ियाँ लेट हो जाती है। तो इस कारण दूसरा जो भारत सरकार ने अभी इस बार बोला है, बोले हम ज़्यादातर 1 लाख करोड़ रुपए के आसपास ना वो जो पुरानी पटरियां हैं उन पे, या देश जो रेलवे की सुरक्षा है उस पर खर्च करेंगे। अब सुरक्षा क्या है, देखो कई फेलियर सिस्टम हो जा रहे हैं, है ना। आपने देखा होगा अंडरपास बना दिया, रेलवे के ऊपर अंडरपास बना दिया, तो उससे क्या कि जो पहले बंद करना और खोलने वाला सिस्टम होता था वो ख़त्म हो गया। आप वो नीचे से निकल के चले जाओ, और तो वहाँ से आपके 2 कर्मचारी बच गए, 2 कर्मचारी बच गए, उनको आप कहीं और ले सकते हो। एम्प्लॉयमेंट तो घटेगा, हालांकि इससे बढ़ेगा नहीं, जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी तो उससे एम्प्लॉयमेंट घटेगा। अब जो 2 व्यक्तियों की वहाँ से नौकरी आपकी घटेगी, 2 आप उन्हें कहीं और लगाओगे, तो वो अलग चीज़ है, वो अलग विषय है। लेकिन कहीं ना कहीं जो उससे सुरक्षा भी बढ़ी है लोगों की, कि जो आदमी पहले देखता नहीं था, जल्दी में रहता था, अब वो अंडरपास के जरिए निकल जाएगा, रेल अपना आती रहे जाती रहे, वो कहीं भी उसमें चूक होने की गुंजाइश ना के बराबर है, हो सकती है कहीं भी, उसमें कोई दिक्कत नहीं। पहला जो कवच सिस्टम है, जैसे कोई
ए से बी की दूरी को ट्रेन आपस में चल रही हैं। ट्रेनें जब भी आपने कभी देखी होगी तो आप अगर कहीं चलते हो तो आपने चीज़ नोट करी होगी कि आप चाहे किसी भी ऐप में देख लेना कि आप जिस ट्रेन में बैठे रहते हो उससे 10 किलोमीटर या 20 किलोमीटर की दूरी पे या तो कोई पीछे गाड़ी होती है, आगे गाड़ी होती है। बस लूप होल कहाँ हो जाता है कि कोई मिस हो जाता है कि कोई सिग्नल मिस हो गया है या ड्राइवर ने ध्यान नहीं दिया, तो ट्रेनें आपस में भिड़ जाती हैं। तो ये कवच सिस्टम उसको एक्टिवेट हो जाएगा। सपोज करो अभी 1500 किलोमीटर के आसपास कवच सिस्टम है, लेकिन भारत सरकार का बहुत मतलब जितनी भी रेलवे लाइन है सब पे ही करने का प्लान है कि सब पे कवच सिस्टम एक्टिवेट कर दिया है। कवच सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा तो अगर आपके 3 किलोमीटर दूरी पे कोई अगली गाड़ी है तो वो आपको अलार्म बजा देगी और पहले से ट्रेन की जो रफ्तार है उसे धीमी कर देगी, ताकि आम जनता, क्योंकि पैसेंजर गाड़ियाँ होती हैं, एक्सप्रेस होती हैं, जो भी उसमें जो जनमानस का नुकसान होता है, आदमी मर जाते हैं, अब वो उसकी तो कोई पूर्ति नहीं की जा सकती ना। भाई आप किसी वस्तु का नुकसान हो जाए तो उसकी पूर्ति धन दे के कर दोगे, लेकिन किसी के घर का कोई सदस्य चला गया उसकी आप पूर्ति कहाँ से करोगे। तो सरकार का ऐसा मानना है कि हम अब जो ज़्यादा खर्च करेंगे, इस बार सरकार ने ज़्यादातर रेलवे को पैसा इतना खास नहीं दिया, जो पहला बजट था वही। इस बार अगर ऑल ओवर बजट के कंक्लूजन पर पहुँचे साथियों तो बहुत ही सोच समझ के बनाया हुआ बजट है। क्यों? क्योंकि देखो अगर कंजप्शन बढ़ेगा तो कंजप्शन बढ़ने से सबसे ज़्यादा अगर डिमांड बढ़ेगी तो वो बढ़ेगी तुम्हारा टू व्हीलर में, मतलब ऑटो इंडस्ट्री में। क्योंकि कोई भी व्यक्ति हो मतलब जो जिसके पास में पैसा आ रहा है वो गाड़ी खरीदता है टू व्हीलर। देखो आप खर्चा करते हो ना साथियों, तो किसी का वो कमाई होती है, नहीं समझे, बिल्कुल लेवल में समझो। सपोज करो कोई ठेले वाला फुल्की लेके खड़ा है, कोई कपड़े की दुकान पर खड़ा है ना, और सब ने अपनी अपनी दुकान लगा रखी है, सब व्यापारी हैं, है ना, या कोई गरीब है, कोई बड़ा है, कोई केले का ठेला है, किसी का सब्जी का ठेला है। अब मैं हूँ एक मिडिल क्लास, माने मैं और 10 आदमी हो रहे हैं, हमारे पास में पैसा नहीं है, अब हम मार्केट में जाएंगे कुछ नहीं खरीदेंगे, तो हम ऐसे ही आ जाएंगे। तो वो जो लोग हैं ना वो लोग भी ऐसे बैठे, उनके पास भी कमाई नहीं। अब ऐसे समझो हमारे पास में पैसा आ गया, कंजप्शन आ गई, अब हम गए, हमने 50 रुपये फुल्की वाले को दिए, हमने टिक्की खा ली। हम कपड़े वाले के यहाँ गए, कपड़ा खरीद लिया, हमने किसी के यहाँ जूता खरीद लिया, कहीं फल वाले से अमरूद खरीद लिए, जाम खरीद लिए, केले खरीद लिए। तो अल्टीमेटली साथियों हमारा खर्चा किसी की इनकम है, ये आप जान लो। सरकार क्या करती है, सरकार की जो बैलेंस शीट रहती है वो लेवल पर रहती है, अगर वो कहीं से देती है तो कहीं लेती है। जैसे सरकार का जो इस बार का टारगेट है कि भाई हम 1 लाख करोड़ रुपए सपोज करो कहीं देंगे, तो उसमें उन्होंने कमाई का भी बताया है। जब आप पूरे बजट को पढ़ोगे कि भाई हम यहाँ से कमाएंगे और यहाँ देंगे। ऐसा साथियों मैं आपसे क्यों बोलता हूँ कि पढ़ो, कि ये सब चीज़ें पढ़ने से आएंगी। आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, अपने फैमिली मेम्बर में, अपने परिवार में, सबको। मैं ऐसा मानता हूँ कि जो बच्चे हैं उनको केवल 3 चीज़ पर आपको कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। पहला एजुकेशन, दूसरा हेल्थ और तीसरा फूड। कभी भी इन पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, क्योंकि जिसको भी एजुकेशन, जिस भी व्यक्ति ने एजुकेशन पर कॉम्प्रोमाइज़ किया है वो बाद में बहुत पछताया है। हेल्थ पे कॉम्प्रोमाइज़ किया, अगर आपको ज़रा सी कोई बीमारी हुई, आपने लेट लतीफ़ करी, आपको बड़ी बीमारी बन जाएगी, उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। और खाने पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। अगर आपके पास में सफिशेंट है तो आप खुद भी खाओ, और आप जिसकी मदद कर सकते हो, गरीब गुरबा, कुत्ते, है ना, पक्षी, जीव जंतु, उन्हें भी दो, ताकि परमात्मा तुम्हें भी दे। और बाकी वस्तु आप अपना खर्च करते हो, दूसरे का वो इनकम होती है। तो ये चीज़ें सरकार ने मानी, और सरकार ने बहुत सोच समझ के बजट लाई, ताकि जो मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास अल्टीमेटली पैसा खर्चा करेगा तो वो कहीं ना कहीं बाज़ार में जाएगा तो जो इकोनॉमी में एक स्लो डाउन सा आ गया था, मतलब ना कोई खर्चा कर रहा था। खर्चा क्यों नहीं कर रहा था? क्योंकि पैसे नहीं थे। अब अगर इंफ्रा पे पैसे डाल भी देती गवर्नमेंट, इंफ्रा पे या इन सब चीज़ों पे, तो उससे तत्काल बूस्टर नहीं मिलता। एक बूस्टर डोज और हो सकती है अभी एक मौका और है। क्या है कि अगर मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक में भारत के आरबीआई गवर्नर रेपो रेट में बदलाव करते हैं, कि वो रेपो रेट में कुछ बदलाव ले आए, कम कर दें, तो एक बूस्टर डोज रोज मिल जाएगी, शेयर बाजार रॉकेट। अब शायद शेयर बाजार का बॉटम बन चुका है। क्यों बोल रहा हूँ मैं ऐसा? कि देखो बड़े बड़े इवेंट जा चुके हैं, और ऐसा कोई ख़राब बजट है नहीं कि आप सब बेच कर निकल जाएं। इतना भी पैनिक करने की कोई सिचुएशन है नहीं।
जो जल जीवन मिशन के तहत सरकार ने बोला था कि हम जल मिशन को कंटिन्यू करेंगे, वो आगे भी कंटिन्यू करने के लिए बोला है। टेक्सटाइल को सरकार ने इस बार बढ़ावा दिया है, चाहे तुम्हारा इसमें क्यों दिया है, चाहे इसमें AB रिटेल फैशन है, तुम्हारा ट्रेंट है, तुम्हारा ट्रेंट शोरूम जैसे होता है ना, AB फैशन है, आदित्य बिरला और विशाल मेगा मॉल है, इस तरह के जो उनको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि रिटेल हमेशा इन सब चीज़ों की जगह ही पैसा खर्चा करता है। साथियों पढ़ें, ये आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। साथियों आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद, थैंक यू।